Hello students, I am Om Prakash Kumar. Welcome to you in biology class. Today topic is nutrition in plant. Now, you know that green plant is autotrophs and they synthesize their foods by the process of photosynthesis. So what are the necessary conditions of photosynthesis in plants? Now the necessary conditions photosynthesis. For photosynthesis, sunlight, chlorophylls, CO2 and water. Now initially, many scientists thought that plants obtained their nutrition and all their requirements from the soil. But after some years, this concept was completely discarded, and scientists conclude that plants synthesize their food by photosynthesis, and only some materials involved in photosynthesis are obtained from the soils through roots. But both scientists conflict to each other about these concepts. कुछ ने कहा कि प्लांट जो अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशंस वह सॉइल से ऑब्टेंड करता है कंप्लीट रूप से, किसी दूसरे पर डिपेंड्स नहीं रहता है, चाहे वह खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है। लेकिन कुछ ने कहा था, कुछ साइंटिस्टों ने बाद में उस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कहा कि प्लांट अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और कुछ ही सब्सटेंस के लिए वह सॉइल पर डिपेंड्स करता है, और जैसे कि वाटर हो गया, सम मिनरल्स हो गए, वह रूट के थ्रू वह अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वह अपना न्यूट्रिएंट खुद सिंथेसाइज करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। दोनों हाइपोथेसिस में द्वंद्व हो गई, कन्फ्लिक्शन आ गई, लेकिन दोनों हाइपोथेसिस को प्रूव करने की जरूरत आ गई, क्योंकि साइंस जो है वह हाइपोथेसिस पर डिपेंड्स नहीं करता है। केवल हाइपोथेसिस को वह एक्सेप्ट नहीं करता है, हाइपोथेसिस के साथ साथ इसमें एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत होती है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब प्रूफ होता है तब जाकर के उस हाइपोथेसिस को सही माना जाता है। तो दूसरे जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूफ किया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। नाउ वी कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। This is a diagram of the plant. Now here is the stems, this one is the root and this one is the leaf. Plants absorb the water molecules from soil through roots, and that water molecules move upward and reach to the leaf parts. CO2 जो है वो इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। इस लीफ में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को कहा जाता है स्टोमाटा। उस स्टोमाटा जब ओपन होती है तो CO2 इस इन्वायरमेंट से, एयर से इंटर कर जाता है इस लीफ के सेल में, और ऑक्सीजन इससे बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है इस स्टोमाटा के थ्रू। साथ ही साथ वाटर वेपर भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा
इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाता है इस स्टोमाटा के थ्रू। सन से लाइट एनर्जी वह एब्जॉर्ब होती है और इस लीफ के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल्स होती है और क्लोरोफिल्स की मदद से यह लाइट एब्जॉर्ब होती है जो सन से आने वाली है सनलाइट है। और यह CO2 और यह वाटर मॉलिक्यूल जो इधर से जा रहे हैं, यह वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट के सेल उसको यूटिलाइज करते हैं खुद के लिए, एनर्जी के फॉर्म में अपना ग्रोथ कराता है। कोई डैमेज पार्ट्स है तो उसको रिपेयर करता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड जो बच जाती है वह कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद स्टार्च स्टोर इन द प्लांट। सो स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ फूड्स दैट स्टोर इन द प्लांट पार्ट्स। अगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और यह मूव कर जाता है, या अपवर्ड्स मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड भी मूवमेंट होती है, यानी कि जहाँ उस फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वह मूव करेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम्स। अब आते हैं हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं। यह टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ क्या होता है, पहले डाइकॉट प्लांट समझते हैं क्या होता है। कुछ प्लांट्स के सीड्स में 2 कोटिलीडन्स होते हैं। यदि वो 2 कोटिलीडन्स है तो उस प्लांट्स को कहा जाता है डाइकॉट प्लांट। जिसमें सिंगल कोटिलीडन्स होते हैं उसे कहा जाता है मोनोकॉट प्लांट्स। से डाइकॉट प्लांट्स में आ जाते हैं मैंगो, पी, रोज प्लांट्स। उस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स डोर्सल और वेंट्रली वह सेपरेट होता है। सपोज दैट यह रीजन्स डोर्सल है, रीजन्स वेंट्रल है। तो डोर्सली और वेंट्रली उसमें कलर अलग अलग होती है डोर्सल और वेंट्रल रीजन्स में। इसको डोर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं डाइकॉट के लीफ को। अब इस डाइकॉट के लीफ को सपोज दैट इस तरह से काट दिया जाए, तो इस तरह से काटेंगे, इस डाइसेक्शन करेंगे, तो इस डाइसेक्शन को कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। से ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं इस तरह से कटिंग को। वे कट कर दिए तो इस तरह के रीजन्स को हम लोग या अपर रीजन्स या लो रीजन्स, इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और इस लीफ के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनके लेयर को यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। यह टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ। इसमें सबसे ऊपर या ऊपर वाली रीजन से है लीफ की, अपर रीजन से या लीफ की लोअर रीजन से। इस अपर रीजन्स में जो कुछ सेल्स अरेंज रहते हैं सिंगल लेयर्स में, दैट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अपर रीजन इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के द्वारा कुछ वैक्सी सब्सटेंस इसके अपर सरफेस पर रिलीज होते हैं। इस अपर सरफेस पर वैक्सी सब्सटेंस यहाँ पर पहुँच करके और एक थिन लेयर बना लेता है, उसे क्यूटिकल्स कहते हैं। यह क्यूटिकल्स वैक्सी नेचर का है और यह वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। इस अपर एपिडर्मिस के नीचे आते हैं तो कुछ सेल्स की लेयर्स होती है, उसको एक साथ कर देते हैं मेसोफिल्स। मेसोफिल्स को जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कुछ सेल्स की लेयर कम्पैक्टली अरेंज रहती है। उस कम्पैक्टली अरेंज जो सेल्स की लेयर रहती है उसे कहते हैं पेलिसेड लेयर। उसके नीचे कुछ सेल्स वह लूजली अरेंज रहते हैं जिसे स्पॉन्जी लेयर कहा जाता है। इस स्पॉन्जी लेयर्स में बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस होती है, खाली जगह।
इस वैकेंट स्पेसेस में एयर फिलअप रहता है, इसे कहते हैं एयर स्पेस। ये जो सेल्स है मेसोफिल वाली सेल्स, चाहे वह पैरासाइट लेयर की हो या स्पॉन्जी लेयर की, इस सेल्स के अंदर, इस सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल लेयर के नीचे कुछ सेल्स की लेयर रहती है, सिंगल लेयर्स में, दैट लेयर इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं कुछ पोर्स रहते हैं जिसको स्टोमेटल पोर्स कहा जाता है, जो गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेटेड रहता है इसकी ओपनिंग। तो यह जो डायग्राम्स है, यह ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ, इसमें अपर लेयर्स या लोअर लेयर्स, इसके अपर लेयर्स पे, इस लीफ के अपर लेयर्स पे क्यूटिकल्स प्रेजेंट है, इसके लोअर लेयर्स पे स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है, स्टोमाटा प्रेजेंट है। इसके अपर लेयर्स पे कभी भी अपर एपिडर्मिस पर स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं रहता है। मोनोकॉट लीफ की बात करें तो मोनोकॉट लीफ में, इसमें जो है केवल मेसोफिल सेल्स होती है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस होता है। इसके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों लेयर पर स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन क्यूटिकल की लेयर उसमें प्रेजेंट नहीं रहती है। लेकिन डाइकॉट में अपर लेयर्स पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। अब आते हैं इस स्टोमाटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, यहाँ ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज्ड स्टोमाटा, दो स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे शो किया गया है। इस स्टोमाटा के स्ट्रक्चर्स को हम लोग ध्यान से जब देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो यह स्टोमाटा हमें दिखाई दे देता है, उसकी कोर भी दिखाई हमें दे देती है। वी कैन सी इसमें दो सेल्स होते हैं, ये सेल्स लार्ज साइज के सेल्स हैं, जो बीन शेप या किडनी शेप के ये दो सेल्स होते हैं। इस सेल्स को कहा जाता है, सेल नंबर 1 या सेल नंबर 2, ये दो सेल्स हैं। सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल, इसे गार्ड सेल कहते हैं। इस गार्ड सेल्स की जो यह लेयर्स है, या अंदर वाली जो सेल वाल है इस गार्ड सेल्स की, इस गार्ड सेल्स की भी इनर सेल वॉल्स, दैट सेल वॉल इज थिक। लेकिन ये जो आउटर सेल वॉल है, ये जो आउटर सेल वॉल है, यह सेल वॉल थिन होती है। दैट सेल वॉल इज थिकर एंड दैट सेल वॉल इज थिनर। यह पतली होती है और यह मोटी होती है। इस गार्ड सेल्स के चारों तरफ कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बने हुए कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल सेल्स। ये उसको कवर किया रहता है चारों तरफ से। तो स्टोमेटल सेल्स और या गार्ड सेल्स मिल करके स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है, स्टोमाटा बनाता है। इस गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। डे टाइम में इस गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च। और इस स्टार्च के चलते, इस गार्ड सेल में स्टार्च प्रेजेंट होने के चलते इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है। ऑस्मोलैरिटी जब इंक्रीज कर जाती है तो इस नेबरिंग स्टोमेटल सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स इस गार्ड सेल्स में इंटर कर जाते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल्स स्टोमेटल सेल से इंटर कर जाते हैं इस गार्ड सेल्स में। जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर इंटर करता है, दैट गार्ड सेल्स बिकम स्वेल। ये गार्ड सेल्स स्वेल कर जाता है। जैसे ही ये स्वेल कर जाता है, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि इसके अंदर वाली जो सेल वॉल है दैट इज थिकर देन द आउटर सेल वॉल। जैसे इसमें वाटर इंटर करता है, ये स्टोमेटल पोर्स इस गार्ड सेल्स की आउटर वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट होती है, फोर्स लगता है, जिसके चलते ये स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं और ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटा ओपन क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम स्टोमेटल सेल टू द गार्ड सेल्स and the turgor pressure of the guard cell become increased. That's why the stomatal pores become open. Now कुछ समय के बाद आफ्टरनून्स या इवनिंग में जो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है इस गार्ड सेल्स में, तो उस समय अब यहाँ से स्टार्च प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स या यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाने के चलते यहाँ से इस गार्ड सेल से वो मूव कर जाते हैं इस स्टोमेटल सेल्स में। तो जैसे ही यहाँ से इस गार्ड सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्टार्च ये मूव कर जाता है स्टोमेटल सेल्स में, देन द pressure in the guard cell will decrease and finally the guard cells becomes constricted and the stomatal pore will closed। तो इस तरह से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट some basic concepts of guard cells, structure of stomata, and this is the pH of dicot leaf and the necessary conditions of some photosynthesis। लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, how the photosynthesis will occur। Thank you for watching this video.